दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की मचान पर 49 दिन नामक किताब शुरू करने जा रहा हूँ। आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि श्रीनिधि जी जंगल में किसी शिकारी की तरह ही जाते थे और जंगल में ही किसी पेड़ पर अपना मचान बांधकर रहा करते थे। बचपन से ही जंगल जाने का, वहाँ अपने दिन बिताने का, समय काटने का और जंगल में जानवरों से जो उनके साक्षात्कार यानी कि एनकाउंटर हुए, वही सारी घटनाओं का जिक्र किया है इन्होंने अपनी इस किताब मचान पर 49 दिन। इसमें ये बहुत ही विस्मित और रोमांचित करने वाली घटनाएं हैं। इनको मैं शुरू कर रहा हूँ और आप लोग भी सुनना शुरू कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। किताब की शुरुआत होती है गढ़वाल की एक प्रसिद्ध जो नदी है रवासन से। जिस स्थान से वो नदी निकलती है वो जगह तो कोई फेमस नहीं है, जहाँ पर उसका जन्म स्थल है तो कोई फेमस नहीं है। उसका कारण यह है कि वहीं नज़दीक में यमकेश्वर जो जगह है उसके ऊपर एक गांव है जिसका नाम है जिमराड़ी। और यहाँ पर इस नदी को सप्तरुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तरुद्रा। यमकेश्वर से लगभग 6 मील नीचे और थोड़ा आगे जाकर अमोला गांव है और इस अमोला गांव पर थल और जेड़ पानी, ये दो नदियां आकर मिल जाती हैं और जब ये दो नदियों का संगम होता है, इस संगम से इस नदी का नाम रवासन हो जाता है। जैसे आप जानते हैं देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं तो नदी का नाम गंगा बन जाता है। मतलब गंगा जी देवप्रयाग से शुरू होती हैं, त्रिवेणी संगम है वो, अलकनंदा, भगीरथी और सरस्वती। उसी तरह से यहाँ पर भी नदी का नाम रवासन हो जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 26 मील है, जिसके शुरुआत के पहले के 16 मील तो ये नदी जो है वो जंगलों से, टेढ़ी मेढ़ी पर्वतीय घाटियों और भयंकर चट्टानों के बीच से होके बहती है। और जब यहाँ पे बहती है तो इस जगह पे तो खूब स्वच्छ है, साफ है और खूब चंचलता के साथ बहती है। लेकिन जैसे ही ये लालडांग के मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है, लालडांग, वहाँ ये पहुँचती है तो इसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला जो हो रहा है। यहाँ पर इससे दो छोटी छोटी नहरें निकाल दी गई हैं जिनके कारण ये लगभग सूख गई है और आगे जाकर इस पर तो फिर पानी बिल्कुल भी नहीं बचता है, बहुत कम है। और रेत पत्थरों से भरे एक अज्ञात सूखे नाले के रूप में ये मालिनी से लगभग 31 मील ऊपर गोजिया तीर्थ पर पहुंचकर गंगा नदी से मिल जाती है। जो बचा कुचा जो पानी हो गंगा जी में जाके मिल जाता है। श्रीनिधि जी बताते हैं कि इसके निर्जन तटों पर जो पर्यटन करने का यानी टूरिज्म करने का इन्हें जो पहला मौका मिला था वो सन 1935 में मिला था, 1935 में। इसके दोनों तरफ दूर तक जो फैली हुई पर्वत श्रेणियां और घने जंगलों की जो भीषणता है उससे ये बहुत रोमांचित हो गए थे और बहुत आकर्षित हो गए थे। तो उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में जब भी कभी मौका मिलेगा तो वो इन वनों में, इन जंगलों में कम से कम 3 महीने एक कैंप डालकर जरूर रहेंगे, ये स्टे करेंगे 3 महीने यहाँ पे। यहाँ पर इन्हें बाघ और गुलदारों के जो फ्रेश पगमार्क्स होते हैं वो तो देखने के लिए मिल ही रहे थे। उसके अलावा वहाँ से गुजरने वाले जो यात्री हैं उनका पीछा करके उनको मारने वाले खूनी हाथियों से जो इन्होंने अपनी आत्मरक्षा करी, उसके भी कई रोमांच भरे अवसर जो इनको मिले वो इस किताब में हैं। लेकिन दूसरे कुछ अन्य व्यक्तिगत कार्यों के कारण श्रीनिधि जी इन जंगलों की तरफ उस टाइम ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन सन 1939 में इन्होंने
अपनी सभी जो दूसरी यात्राएं थी उनको कैंसिल कर दिया और 3 महीने इन जंगलों की जो रोमांचपूर्ण घटनाएं थी उनके बीच बिताने के लिए समय निकाल लिया। उन्होंने कहा कि अब 3 महीने गुरु यही किया जाए। लेकिन इस किताब को उन्होंने इस जंगल प्रवास के 23 साल बाद लिखा, 23 ईयर्स, आफ्टर 23 ईयर्स। उनका कहना यह है कि उन 3 महीनों के समय का एक एक क्षण उन्हें अच्छी तरह से याद है, जिसमें भाई खान स्रोत के 5 हाथियों का एक बिगड़ैल झुंड, एक अपरिचित घुड़सवार शिकारी, एक आदमखोर बाघिन और रवासन के किनारे एक पेड़ को गिराने के लिए अपने लंबे लंबे दांतों से उसकी जड़ें खोदने वाला दंतैल हाथी। ये सभी ऐसी यादें हैं जिनकी गूंज हमेशा उनके कानों में वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। और इतना ही नहीं, एक वनवासिनी जिसका नाम मुक्ता था, वो मंदिर की किसी देवी की तरह हमेशा उनके दिल में मौजूद हैं। श्रीनिधि जी लिखते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है कि दिल्ली के पॉल्यूशन भरे वातावरण से तंग आकर वो अपनी जंगल कोठी पर आ गए थे और उन 3 महीने जंगल में रहने का जो कार्यक्रम था, उसकी जो योजना थी, वो सब कुछ इसी जंगल कोठी में ही बनी। यात्रा में उपयोग में जो आने वाले जो सामान था उसकी एक लंबी सूची वहीं पर तैयार हुई और यात्रा शुरू करने की तारीख का निर्णय भी इसी ये जो जंगल कोठी थी इसी में हुआ। इस तरह की यात्राएं करना श्रीनिधि जी के लिए कोई नई बात तो थी नहीं। न जाने पता नहीं कितने बार वो पहले भी इस तरह की यात्राएं कर चुके थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये वाली यात्रा, ये जो यात्रा है, ये इनके जीवन की एक बहुत विस्मित करने वाली, कोई विशिष्ट घटना साबित होने वाली है। और शायद इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता से उस तारीख की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये यात्रा को शुरू करें। यात्रा शुरू करने की जो तारीख थी वो नज़दीक आ रही थी, लेकिन कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि इन्हें किसी ज़रूरी काम से 5-6 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ गया और इनको लगने लगा कि शायद उनकी यात्रा अब उस जो तारीख तय की गई है उस तारीख में शुरू नहीं हो पाएगी। अभी ये दिल्ली में ही थे कि इनके एक मित्र विपिन जी का पत्र इनको मिला। उन्होंने इनको एक पत्र लिखा, विपिन जी इनके एक मित्र थे। उस पत्र में लिखा था, हम तो तुम्हारी जंगल कोठी में पहुँचे और यहाँ के पता चला कि तुम दिल्ली चले गए हो। खैर बात ये है, हम जंगल कोठी में 3 दिन तक रुक कर और भाभी जी का स्नेहपूर्ण आतिथ्य पाकर कल हरिद्वार लौट आए हैं और स्टेशन के सामने के आश्रम में जिसमें तुम हमेशा ठहरा करते हो उसी में ठहर गए हैं। यहाँ के महंत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं। यात्रा के लिए कुछ सामान आज खरीद लिया है और कुछ जो बचा हुआ सामान है वो कल और परसों में खरीद लिया जाएगा। तुम निश्चिंत रहना। मानता हूँ कि तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए ही दिल्ली जाना पड़ा होगा, लेकिन 23 दिसंबर की दोपहर तक हरिद्वार जरूर पहुंच जाना, क्योंकि 23 दिसंबर को ठीक 4 बजे हमें यात्रा शुरू कर देनी है। ये यात्रा की तारीख वगैरह 23 दिसंबर थी, वो शुरू कर देनी है। और हाँ, एक चीज़ और उन्होंने लिखी, दिल्ली से हेडलाइट और लाइटर लाना मत भूलना। शेखर, श्याम और शिशिर का प्रणाम, तुम्हारा विपिन। पत्र उन्होंने, विपिन जी ने लिखा। आपको शब्द इधर उधर हो रहे होंगे,
विपिन जी का ये पत्र जब इनको मिला तो ये आश्वस्त हो गए कि चलो यार, यात्रा तो अब पक्का होगी। इनके दो और मित्र कुमार और आनंद वो दिल्ली में ही थे। उन्हें भी उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उनको जो है ये विपिन जी का पत्र दिखाया और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो जो है सही समय और सही तारीख पर तैयार रहें। अच्छा, इधर जो दिल्ली में इनका जो काम था वो भी पूरा हो गया था। तो 23 दिसंबर को अपने एक मित्र की कार से ये तीनों लोग 10 बजे, सुबह के 10 बजे ये हरिद्वार पहुंच गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुख्य जो दरवाज़ा है आश्रम का, उसके सामने ही एक बैलगाड़ी जो है धूप में खड़ी है, जिसमें कोई चादर तान के सो रहा है, चादर ओढ़े हुए है आराम से और सोया हुआ है। और उस बैलगाड़ी के बैल सामने की छाया में बैठकर अपना जुगाली कर रहे हैं। धर्मशाला के दरवाजे से अंदर जाते ही इन्हें विपिन जी दिखाई पड़ गए और उसके बाद शेखर और श्याम जी वो भी आ गए। अब ये लोग सब लोग जो है स्टोर रूम में गए और स्टोर रूम में जाके उन्होंने सारा सामान वगैरह चेक किया। तो विपिन जी के काम में कमी निकालने की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं कि ये कमी है वो कमी, कुछ सब फिट फॉर कर रखा था। यात्रा के दौरान काम आने वाली हर आवश्यक वस्तु का सामान वहाँ पे रखा हुआ था। होल्डॉल रखा हुआ था जिसमें लिपटे हुए 7 भारी बिस्तर, 7 सूटकेस, तरह तरह के सामान से भरी 5-6 बोरियां, कुछ लकड़ी की पेटियां, खाने के सामान से भरे 5-6 टिन, टेंट और दूसरे प्रकार के कितने ही बंडल यात्रा के लिए वहाँ पे तैयार रखे हुए थे। अभी सुबह के 10:30 बजे थे। यात्रा शुरू होने में 5.5 घंटे का टाइम था क्योंकि 4 बजे यात्रा शुरू करनी थी। तो नहाना खाना आदि निपटा करके श्रीनिधि जी ने सोचा कि चलो यार कुछ देर रेस्ट कर लिया जाए। अब ये जैसे ही रेस्ट करने के लिए बेड में जा ही रहे थे कि तभी शिशिर जी पहुंच गए। एक छोटी सी पेटी उनके हाथ में थी और वो जो है उन्होंने पूछा, अरे शिशिर ये क्या है ये? तो शिशिर जी ने कहा कि ये आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने लकड़ी को उठाया तो जो लकड़ी की पेटी थी बड़ी खूबसूरत और बहुत हल्की थी। उसकी लंबाई जो है 2.25 फीट और चौड़ाई 7 इंच थी। उसे बढ़िया चमड़े से जो है मड़वा कर उसके ऊपर से खाकी जीन का अस्तर चढ़ाया हुआ था जिससे उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। उन्होंने उसको खोल कर देखा तो ना केवल श्रीनिधि जी बल्कि उनके और साथी भी ताज्जुब से भर उठे। उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत फोल्डिंग धनुष और तरकश था। जब धनुष को जोड़ा जाता था तो वो 4 फीट लंबा हो जाता था और वैसे वो 2-2 फीट के 2 हिस्सों में उसके अंदर रखा हुआ था। उसके दाहिने हिस्से में जो बीच से जुड़ने वाला जो हिस्सा था, उसके दाहिने वाले हिस्से में 6 इंच लंबा पीतल का एक खोल था जो कटे हुए हिस्से की तरफ लगा हुआ था, जिसका 2.5 इंच का हिस्सा उससे खूब मजबूती से जुड़ा हुआ था। बाकी का 3.5 इंच का हिस्सा खोखला था जिसमें दूसरा हिस्सा बैठा देने से पूरा धनुष तैयार हो जाता था। ऐसे उसके अंदर डाल देते थे तो पूरा धनुष तैयार हो जाता था। और इस पेटी में बांस के जो पीले छिलके होते हैं उसकी 1 दर्जन लचकदार प्रत्यंचाएँ भी रखी हुई थी। प्रत्यंचाएँ जो डोरी होती है वो भी रखी हुई थी। साथ ही तरकश में 2 दर्जन तीर भी थे। धनुष है तो तीर भी चाहिए, तीर भी थे जिनके पीछे पंख लगे हुए थे। होता है ना, तब तीर के पीछे से पंख लगे होते हैं, लेकिन सामने के फलक नहीं थे। जो आगे जो बांस के आगे जो लगती नुकीले फलक कहलाते हैं वो नहीं थे। ऐसे नए फैशन के धनुष के लिए जो फलक हैं वो भी नए फैशन के होने चाहिए ना। तो ये श्रीनिधि जी ने शिशिर से कहा। तो शिशिर जी ने जवाब दिया कि वो भी है, आप उस दूसरे छोटे बॉक्स को तो खोलिए, उसको तो देखिए। तो छोटा बॉक्स खोला तो उसमें बुलेट की तरह के 2 दर्जन चमकीले
लोहे के फलक दिखाई पड़े, जिनकी जो बनावट थी बहुत ही आकर्षक थी। उनको ध्यान से देखते हुए श्रीनिधि जी ने कहा कि इनके जो ये फलक हैं, इन फलों को नोकदार क्यों नहीं बनाया गया है? तो शिशिर जी ने जवाब दिया कि आप नोकदार चाहते ही कब हैं? आप ही तो कहा करते हैं ना कि हिंसा को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, हिंसा को किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो उसको नुकीले नहीं बनाया हुआ है। इस तरह से बातें करते करते श्रीनिधि जी ने दोनों खंड मिलाकर जोड़ लिए, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ा करके तीर चलाने वाले थे, तभी शंभू जी आ गए और उन्होंने आकर बोला विपिन बाबू को, विपिन बाबू गाड़ी में सामान लादा जा रहा है, जो सामान आपने कल बोरियों में रखा था उनमें से रस्सी की 3 सीढ़ियाँ और ऑयल क्लॉथ का पता नहीं चल रहा है, जरा एक बार आकर के आप चेक कर लीजिए। कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों को अपने प्रोग्राम में थोड़ा चेंज लाना पड़ा, थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। अब 4 बजे के बदले बैलगाड़ी को 2 बजे ही रवाना किया जा रहा था, क्योंकि भैया बैलगाड़ी को 2 बजे रवाना कर दो, क्योंकि चिल्ला रेंज की चौकी के पास ही इनका पहला पड़ाव डाला जाना था। और वो जो धर्मशाला जहाँ पर ये रुके हुए थे, यहाँ से करीब 4.5 की दूरी में था, मतलब लगभग इतनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच थी। इस रास्ते में चंडी स्रोत, भाई खान स्रोत, घासीराम स्रोत और गामेरा स्रोत, कितने ही रेतीले नालों के अतिरिक्त कामराज मंदिर की एक खड़ी चढ़ाई भी पड़ती थी। ऐसे कठिन रास्ते में धीमी गति से चलने वाली बैलगाड़ी सफ़र को 3 घंटे से पहले पार नहीं कर सकेगी, ये बात ये क्लियर थी। तो इन्होंने इसको सोचा कि पहले ही भेज दो। उस दिन सूर्यास्त का समय 5:11 था, इसलिए बैलगाड़ी को 2 बजे यहाँ से भेज देना ही ठीक था, क्योंकि अंधेरा हो जाने के बाद बाघ, हाथी, तेंदुए से भरे हुए उस जंगल में बेचारे बैलों की जिंदगी जरूर खतरे में पड़ जाती, ये इनका मानना था। और वाकई में होता भी ऐसा ही, क्योंकि उस टाइम में तो जंगली जानवर बहुत थे उस बेल्ट में। ठीक 45 मिनट में गाड़ी में सारा सामान लाद दिया गया और ठीक 2 बजे उसे शंभू और वीर सिंह के साथ रवाना कर दिया गया। उनकी सुरक्षा के लिए श्याम और आनंद जी को भी उनके साथ में भेज दिया गया कि भाई आप दोनों लोग भी साथ में जाइए, कि रास्ते में कोई दिक्कत हो तो आप लोग संभाल लीजिएगा। वैसे तो ये लोग भी साथ में जा सकते थे, मतलब श्रीनिधि जी और बाकी शिशिर और बाकी लोग जो थे, लेकिन हरिद्वार से कुछ और सामान लेना अभी बाकी रह गया था। हालांकि हेडलाइट और लाइटर तो ये दिल्ली से लेकर आ गए थे, लेकिन वो फोटोग्राफी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रील, टॉर्चों के लिए एक्स्ट्रा बैटरी यानी सेल, और पानी के लिए कैनवास की कुछ छागलें अभी और लेनी थी। वो छागलें होती है ना पानी की, वो बनी हुई, अभी कहीं मेरे को उसका वो मिलेगा तो एक फ़ोटो लगा दूंगा उसकी, वो भी लेनी थी जिससे पानी को स्टोर किया जा सके। और ये सारा सामान खरीदने के लिए इनको एक बार फिर बाज़ार जाना पड़ा था, और वहाँ से लौट कर के ये लोग भी चिल्ला रेंज की तरफ निकल गए। अब सफ़र चालू हो चुका था। चिल्ला रेंज की तरफ जाने वाला जो रास्ता था ये बहुत ही खूबसूरत था, बहुत बढ़िया, बड़ा खूबसूरत रास्ता था। गंगा नहर के पुल से मायापुरी के चुंगी घर की तरफ मुड़कर सामने ही हरिद्वार का जो फेमस डैम है वो दिखाई पड़ता है। उससे थोड़ा कुछ दूर और आगे चलने के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा आ जाती है, उसके दर्शन होते हैं। इस धारा के ऊपर नावों का बना हुआ एक पुल था, जो नावों को जोड़ जोड़ करके एक पुल बनाया गया था, और उस पुल को पार करने के लिए प्रति व्यक्ति 2 पैसा देना होता था, यानी कि आप 2 पैसा दीजिए और फिर पुल को पार कर लीजिए। पुल पर खड़े होकर दूरबीन से सामने के दृश्य बहुत ही साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे।
गौरीवन की तरफ से गंगा नदी आती है। पुल से उतरने के बाद रेत और पत्थरों से भरा हुआ एक मैदान था जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, और उसके बाद शिवालिक की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी कि जो पहाड़ हैं, वो शुरू हो जाते थे। वहीं पास में कामराज का मंदिर भी है, और उसके ऊपर के पर्वतों में, जो ऊपर के जो उसका पहाड़ है, उसमें माँ चंडिका देवी का मंदिर भी वहाँ से दिखाई देता था, अभी भी दिखाई पड़ता है। श्रीनिधि जी यहाँ के जंगलों में कई बार पहले भी आकर रह चुके थे। इन्होंने यहाँ पेड़ों में मचान डालकर कई रातें बिताई थी। इन्हें ऐसा महसूस होता था कि मानो यहाँ के सारे पशु पक्षी इन्हें पहचानते हैं, सबसे इनकी जान पहचान है, क्योंकि इतना ये यहाँ पे आके रह चुके थे जंगलों में। दिल्ली से जब ये कार से आ रहे थे तो ये इनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि यार कौन है उन घाटियों में जो इन्हें इस तरह से दिन रात पुकारा करता है, वो कौन है जिसकी यादें इन्हें हमेशा बेचैन कर देती हैं। ये सोच सोच करके परेशान हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये कुछ समझ नहीं पाते थे कि यार ये ऐसा मुझे वहाँ के लिए इतना ज़्यादा क्यों होता है, इतनी उत्सुकता क्यों होती है वहाँ के लिए। तो कौन है वो वहाँ पे, क्या उसका नाम है, वो क्या करता है, उसका पता क्या है, उसका रूप कैसा है। लेकिन जब इन्होंने उन पेड़ों को देखा, ऐसे दूरबीन से जब उन पेड़ों को देखा, तब इन्हें इनके जवाब सारे मिल गए। इन्हें लगने लगा कि जैसे यही हैं उनकी यादों के मुख्य पात्र, ये जो पेड़ हैं यही हैं इनकी यादों के मुख्य पात्र, जो इनको बेचैन किए हुए हैं, जो दिन रात इन्हें पुकारा करते हैं, इन्हें याद करते हैं। मैंने बताया ना इनकी थोड़ी काव्यात्मक शैली है, लिखते हैं तो थोड़ा काव्यात्मक बना के लिखते हैं, थोड़ा बोलने में तो वो चीज़ नहीं आती है। खैर, दूरबीन से देखते हुए अचानक ही इनकी नज़र कामराज मंदिर के पीछे वाले नाले पर पड़ी। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ के नीचे इनकी बैलगाड़ी खड़ी थी। उसके बैल खुले हुए थे और वो पास की रेत में जो है आराम से ऐसे बैठे हुए थे जैसे अब उन्हें और आगे कहीं जाना ही नहीं है, अब बस हो गया पूरा रास्ता। नाले के ऊपर ही मंदिर है, जो लगभग 30 फुट ऊंचे पहाड़ी टीले पे है। मंदिर तो छोटा सा है, लेकिन उसका चबूतरा जो है वो कोने की तरफ खुलता है, जहाँ पर 3 बाबा जी खड़े थे। उनमें से एक बाबा जी के साथ शंभू कुछ बातें कर रहा था। श्रीनिधि साहब को लगा कि जैसे उन्हें कुछ भ्रम हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने दूरबीन अपने दूसरे जो और साथी उनके साथ थे उनको दी और कहा, भाई जब तुम लोग देखो तो क्या जो मैं देख रहा हूँ सही है क्या। तो बारी बारी से सभी ने दूरबीन से देखा और इनकी बात का समर्थन किया कि हाँ वहाँ पर शंभू है और बाबा जी लोग खड़े हैं। ये मामला कुछ बड़ा विचित्र सा लग रहा था, क्योंकि गाड़ी को तो अब तक चिल्ला रेंज के पास में पहुंच जाना चाहिए था, तो यहाँ क्यों रुकी हुई है, बैल भी खुले पड़े हुए हैं, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये लोग जो है फटाफट जो है पुल से नीचे उतरे और मंदिर की तरफ चल दिए। और जैसे ही ये लोग मंदिर के नज़दीक पहुँचे तो शंभू और बाबा जी, उन लोगों की नज़र इन लोगों के ऊपर पड़ी, और ये वीर सिंह, शंभू और बाबा जी एक साथ ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ थी इससे बहुत तेज उतरकर और बहुत घबराई हुई हालत में इन लोगों के सामने आकर खड़े हो गए, बड़े घबराए हुए, डरे हुए। और शंभू ने एक ही सांस में बोल दिया कि गाड़ी अब और आगे नहीं जा सकेगी बाबू, इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकेगी, आगे बहुत बड़ा संकट है। तो इन लोग बड़े एकदम चौंक से गए। तो इन लोगों ने पूछा, कैसा संकट है भाई, क्या संकट है, क्या परेशानी है। तो इन्हें बताया गया कि अभी हाल में ही कंडरा की तरफ से आने वाली एक बस पर जंगली हाथियों के एक झुंड ने हमला कर दिया है। हालांकि बस और उसकी सवारियां तो बच गईं, लेकिन वो जो झल्लाए हुए हाथी हैं अभी भी पास के नाले में ही अपना डेरा डाले हुए हैं, वो वहीं पे हैं। और ऐसी हालत में जो गाड़ी वाला है वो आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, उससे साफ मना कर दिया कि वो ना।
ऐसी हालत में हम आगे नहीं जाएंगे, और वाकई में जाना रिस्की भी था। श्रीनिधि जी ने शंभू से पूछा कि ये हमले वाली बात तुम्हें किसने बताई भाई? तो शंभू ने जवाब दिया कि ये बाबा जी ने बताया। अब बाबा जी से पूछा उन्होंने, क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है? तो बाबा जी ने जवाब दिया, भाई ये अकेले मैंने ही नहीं, ये बस्ती के सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, मतलब सारे गवाह हैं इस घटना के। क्या करें? श्रीनिधि जी ने फिर शंभू से पूछा कि भाई वो आनंद और श्याम वो दोनों कहाँ हैं? तो शंभू ने बताया कि हम लोगों के बहुत समझाने और मना करने के बावजूद वो लोग हाथियों के पीछे पीछे वो जो भाई खान स्रोत है उसकी तरफ चले गए हैं। वो लोग भाई खान स्रोत की तरफ बढ़ गए थे। अब इन लोगों ने पूछा कि भाई उन्हें गए हुए कितना समय हो गया, कितनी देर हो गई है? तो इन्हें बताया गया कि यही कोई 1.5 घंटा हो गया होगा। हम लोग यहाँ 2:45 ही पहुँच गए थे, और उसके 15 मिनट के बाद वो लोग भाई खाला जो ये स्रोत था वो उस तरफ चले गए। अब 4:45 हो गए थे। सूर्यास्त होने में अभी भी 26 मिनट थे। सारा सामान तो इनके पास तैयार ही था। हाँ, बैग से बस हेडलाइट और टॉर्च इनको निकालनी थी। तो वो निकाल कर ये लोग भी जो है भाई खान स्रोत की तरफ चल पड़े। जाते समय शंभू और वीर सिंह को कुछ समझा गए, कुछ हिदायत वगैरह दे गए कि जो चारों टेंट हैं ये मंदिर के पास ही रेत में फिक्स कर दो, इनको यहीं लगवा दो, और गाड़ी से सामान उतार कर उन्हें इन टेंटों के अंदर रख दो। और साथ ही ये भी बोला कि यदि इन लोगों को लौटने में देर हो जाए तो इनकी चिंता ना करना, बल्कि सामान की सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखना। ये सब बातें उनको समझा करके ये लोग निकल गए। 2 अलग अलग घाटियों से निकलकर 2 बरसाती नाले मंदिर के पास ही गंगा जी में मिलते हैं। एक तो वो जिसमें इनकी बैलगाड़ी खड़ी थी, एक तो वो था, और दूसरा इनसे 50-60 कदम ऊपर की तरफ मिल जाता था। जो जहाँ पे ये थे उससे करीब 50-60 कदम थोड़ा ऊपर जा करके वो दूसरा नाला मिल जाता था। वन विभाग के मानचित्रों में इनके नाम चंडी स्रोत और दूसरे का भाई खान स्रोत, ये नाम थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है कि ये जो भाई खान स्रोत है इसकी तरफ चला जाए, जो करीब आधा फरलांग दूर था। अब ये लोग 1 मिनट में उसके मुहाने में जा पहुंचे। ये जो मुहाना था बहुत ठंडा था, और उसकी जो ज़मीन थी वो तमाम वो सब गीली ज़मीन थी, और उस पर ढेर सारे हाथियों के पाँव के निशान थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई मुहाना ना होकर किसी अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का कोई अखाड़ा है, और अभी जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर कुश्ती वगैरह लड़ी गई हो, और उसके बाद पहलवानों का दल यहाँ से चला गया हो। वो जो हाथियों के जो पद चिन्ह थे उनके बीच बीच में रबड़ सोल के जूतों के निशान भी दिखाई पड़ रहे थे, जिनको देखकर पता चल रहा था कि वो श्याम और आनंद जी के हैं। वो इसी तरफ आए हुए हैं और भाई खान स्रोत की तरफ आगे बढ़ गए हैं। गला बहुत भारी हो रहा, पता नहीं क्यों। दोस्तों, इसी जगह से हाथियों से भरे क्षेत्र का जंगल भी शुरू हो गया था, इसलिए ये सब लोग सावधान हो गए और बिना किसी तरह की आहट किए बहुत ही चुपचाप तरीके से चलने लगे, यानी यात्रा करने लगे। ये नाला बहुत भयानक था, खतरनाक था, और न जाने कितने शिकारियों की ये जान ले चुका था। और अब तो ये उन खूनी हाथियों का
अड्डा बना हुआ था, इसलिए और भी ज़्यादा भयानक था। खूनी हाथी वहाँ पे रह रहे, भयानक। इस जगह पर बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता थी। इन लोगों ने चलना शुरू कर दिया। रास्ते की जो शुरुआत थी उसमें करंदों और झरभेरियों की झाड़ियाँ थी और उनके बीच वैसे एक पतली सी पगडंडी बनी हुई थी। इस पगडंडी में 50-60 कदम चलने के बाद एक नाले में इनको उतरना था। ये नाला सूखा हुआ था और उसे लांघने के बाद एक घाटी थी जिसमें पेड़ और बांसों का, जो बांस होते हैं, उसका बड़ा घना झुरमुट था। ये इतना घना था कि उसके अंधेरे में ये जानना मुश्किल था कि कौन कहाँ खड़ा है, क्या क्या कर रहा है, कहाँ खड़ा है, मतलब इतना अंधेरा था। लेकिन आगे तो बढ़ना ही था, तो ये लोग उस एरिया से होकर और अपना आगे बढ़ गए। तो चलो भाई, चलना तो ये, आगे बढ़ो। बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद इन्हें नाला फिर से दिखने लगा, लेकिन अब उसका जो रंग रूप था वो सब बदला हुआ था। उसका बायां किनारा लगभग 10 से 12 हाथ ऊंचा था। उसके नीचे लगभग 5 फुट गहरा एक कुंड था जिससे निकलकर एक जलधारा नाले के पत्थरों के ऊपर से बह रही थी। है ना, देखा होगा आपने पहाड़ों में किस तरह से पानी जो है पत्थरों के ऊपर से बहता है, तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। शाम के समय वो जगह बहुत ही पवित्र और बहुत शांत लग रही थी। इस जगह पर आकर इन लोगों के अंदर जो हाथियों का डर था वो भी लगभग ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये उसकी सुंदरता में खो गए थे। फिर वहीं पर विपिन जी ने अपनी बांसुरी निकाली और बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, ये बांसुरी किसी मनोरंजन के लिए या खुशी के लिए नहीं बजाई जा रही थी, बल्कि ये इसलिए बजाई जा रही थी कि इनके जो साथी हैं उनको संदेश भेजा जा सके कि ये लोग आ गए हैं और वो लोग जहाँ भी हों वो इन लोगों से आकर मिल जाएं। वो दोनों लोग इस बांसुरी की आवाज़ को जानते थे, पहचानते थे, इस इशारे को समझते थे। और इन लोगों को कुछ ऐसा विश्वास था कि बांसुरी की आवाज़ को सुनकर वो लोग जो है कोयल की आवाज़ निकालेंगे और अपनी प्रेजेंस के बारे में बताएंगे, अपनी उपस्थिति की स्थिति के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ पे हैं। दोस्तों, श्रीनिधि जी बताते हैं कि ऐसे भयंकर जंगलों में बांसुरी एक अद्भुत वरदान की तरह होती है। इसकी सहायता से किसी रास्ता भटके हुए साथी को खोजने में या संदेश को पहुंचाने में बहुत सफलता मिलती है। इसके पीछे कारण है, ये मतलब ऐसे नहीं, इसके कारण है इसके पीछे। और सब इसका फ़ायदा जो है, उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसकी बांसुरी की आवाज़ को सुनकर जो वन पशु वगैरह हैं ये जरा भी नहीं चौंकते हैं। और वो कारण क्या है, वो ये है कि जंगलों में कीचक नाम का एक जंगली बांस होता है जिसके छेदों में हवा भर जाती है। खोखला होता है ना, उसके छेदों में हवा भर जाती है, और हवा भर जाने का जब प्रेशर हवा का बनता है तो उससे हवा जब बाहर निकलती है तो वो बांसुरी के जैसे मीठे स्वर उसमें से निकलने लगते हैं। तो जो वन्य पशु हैं वो इस आवाज़ से इतना परिचित हो चुके हैं कि वो असली बांसुरी की आवाज़ पर भी किसी तरह का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह का शक या संदेह नहीं होता है कि कोई आदमी इसे बजा रहा है। तो बांसुरी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन लोगों को वो पूरा विश्वास था कि विपिन की बांसुरी की आवाज़ को सुनकर उन जो खूनी हाथी यहाँ पे हैं उन लोगों को, इन लोगों के इस जगह पर होने का कोई शक नहीं होगा और ये लोग अपने साथियों को आसानी से ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन करीब 45 मिनट तक लगातार बांसुरी बजाते रहने के बाद भी जब इन्हें जंगल से कोई उत्तर नहीं मिला तो ये लोग समझ गए कि वो दोनों लोग इस घाटी, मतलब जो इसका जो एरिया है वो इससे और आगे बढ़ गए हैं। तो ये लोग भी जो है उनके अनुसरण करते हुए, उनका पीछा करते हुए उसी तरह से आगे बढ़ गए। अब ये लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि इनकी नज़र एक काले रंग की चट्टान पर पड़ी
जिस पर रबड़ सोल के जूतों के निशान पड़े हुए थे। इससे दो बातें क्लियर हो रही थी। पहले तो ये जूतों के जो निशान थे ये आनंद और श्याम जी के ही थे। दूसरा ये कि भले ही यहाँ तक आने में इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिल्कुल सकुशल थे यहाँ तक पहुँचने में। अब उसके आगे भले ही कुछ हुआ वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब वो यहाँ तक पहुँचे थे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी और इस चट्टान में बैठकर उन्होंने कुछ खाया पिया भी था। ये चीज़ इनको आइडिया आ गया उस सब पोजीशन वहाँ की देख के। लेकिन अब इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि ये और ज़्यादा छानबीन कर सकें, क्योंकि पश्चिम की पहाड़ियों में सूरज छुप गया था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि उल्लुओं ने तक बोलना शुरू कर दिया था। पहाड़ों में वैसे ही जल्दी अंधेरा हो जाता है, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। ये जो उल्लू थे, इनके अलावा झिल्लियों की जो झंकार थी उससे भी पूरे जंगल को और भयानक बना रही थी। हालांकि अभी सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि आधी रात हो गई हो। चंद्रमा के निकलने में भी समय था और अंधेरा भी कुछ वैसा ही बना रहना था चंद्र निकलने तक। तो ये लोग अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। वैसे भी आप लोग जानते हैं, जब सूरज डूब जाता है और जब चांद उगता है, उसके बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम में सबसे ज़्यादा घना अंधेरा होता है। सबसे घना अंधेरा वही टाइम में होता है। लेकिन उस अंधेरे और कठिन रास्तों में आगे बढ़ना कोई आसान काम तो था नहीं। कितना भी संभल के चलो, फिर भी कोई ना कोई पत्थर उनके पांव से दबकर या टकराकर फिसल जाता था और आवाज़ करता हुआ लुढ़कने लगता था। कभी किसी झाड़ी में सोया हुआ कोई छोटा जानवर इनकी आहट से चौंक कर उठ जाता था और पत्थरों में खड़खड़ 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 करते हुए वहाँ से दूर चला जाता था। इस तरह से चलते हुए इन्हें करीब आधा घंटा बीत गया। बीच जी जो है, विपिन जी बांसुरी निकालकर अपने साथियों को मैसेज देने की कोशिश लगातार कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब जब जवाब नहीं आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये और ज़्यादा चिंतित हो जाते थे और फिर और आगे बढ़ जाते थे। इसी तरह से ये लोग चलते हुए मतलब चलते जा रहे थे और अपने साथियों को ढूंढते जा रहे थे, मतलब उनकी खोज में चलते जा रहे थे। हाँ, सीधे शब्दों में अपने साथियों की खोज में ये चलते जा रहे थे। अंत में ये लोग नाले के एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। ना तो किनारे की रेत और ना ही कोई पत्थर या कोई चट्टान, कुछ नहीं दिख रहा था। इतना ज्यादा अंधेरा था, हाथ से हाथ नहीं सुझाई पड़ रहा था वाला जो अंधेरा कहते हैं ना, बड़ा अंधेरा था। अब इन लोगों के लिए इस अंधेरे में आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव हो गया। मजबूरी में इन्होंने टॉर्च निकाली और उसे जला लिया। टॉर्च की रोशनी में इन्हें पता चला कि नाले के जिस भाग में ये पहुंचे हुए हैं उसके दोनों किनारे, मतलब इधर भी करीब 10-10 फुट ऊंचे हैं, जिन पर बेलों और लताओं का झुरमुट छाया हुआ है। हालांकि ये बेलें और लताएं इतनी घनी नहीं थी, लेकिन उनके पास में जो थोड़े बहुत जो आम के पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा घने थे। इतने घने थे कि उस वजह से उनके ऊपर का जो किनारा था वो बिल्कुल काला हो गया था। उस तरफ क्या है कि वहां पे क्या है कुछ पता नहीं चल रहा था, इतना काला, इतना अंधेरा हो गया था। तो इसलिए इन लोगों ने निर्णय लिया कि अब कुछ देर यहीं पर रुका जाए। वैसे तो इनके पास में हेडलाइट और टॉर्च वगैरह थी जिसकी सहायता से ये आसानी से बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनको जला के चलने में एक खतरा था कि मतलब ये समझिए कि उनको जला के चलना जंगली जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करना होता, खासतौर पर हाथियों को। इसलिए इन लोगों ने अपने कंधों से सामान को उतारा, नीचे रखा और वहीं पर ठहरकर इंतजार करने लगे कि चंद्रमा निकले, उसका उजाला फैले तो ये आगे बढ़े। अब ठीक है, इनको आराम करते हुए करीब
5 ही मिनट बीते होंगे कि किनारे के ऊपर के जंगलों में से किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत संभाल संभाल कर सूखे पत्तों पर अपने पाँव रख रहा हो कि आवाज़ ना हो जाए, बहुत धीरे धीरे से ना, कि पत्ते चटके ना, आवाज़ ना हो, किसी तरह का कोई शोर ना हो, दबे पाँव चलना जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से इनको कुछ आभास हुआ कि कोई आवाज़ आ रही है। पहले तो इन लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि ये आवाज़ श्याम और आनंद के, उनके चलने की हो, उनके पैरों की हो, जो वहीं कहीं पेड़ों में छुप कर बैठे हुए होंगे। और जब इन्होंने टॉर्च जलाई होगी तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी देखी होगी, और अब वो जो है दबे पाँव इनकी तरफ आ रहे होंगे। लेकिन फिर जब इन्होंने और ज़्यादा ध्यान से उन आवाज़ों को सुना, तो ये आवाज़ जो ये आहट थी, ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भारी भरकम पैरों की थी, जो हाथी के अलावा किसी और के नहीं हो सकते थे। जो आवाज़ धप धप, जो भी हल्की से हल्की भी जो धप की जो आवाज़ जो आ रही थी, वो हाथी के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों, क्या वो वाकई में हाथी थे, या वो श्रीनिधि जी के दोनों मित्र थे? इस बात को जानने के लिए तो यार आपको बने रहना पड़ेगा दोस्तों उत्तरांचल डायरीज के साथ। घटनाक्रम में आगे क्या हुआ, ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। उसके लिए आप लोग बेल आइकन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बहुत ही रोमांचित करने वाली सत्य और आंखों देखी घटनाओं का वर्णन है इस किताब में। ये किताब जंगल के छुपे हुए रहस्यों को आपके और हमारे सामने ले आती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस सीरीज को जरूर देखिएगा। जो भी महिला या पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी का आभार, अभिनंदन और बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि उत्तरांचल डायरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, सबके साथ शेयर करें। उनको बोले यार, जानो जंगल के बारे में, कितनी खूबसूरत चीज़ है जंगल। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, और जल्दी ही मिलता हूँ ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।